Hi everyone, welcome to the channel Endorphin Chronicle. I hope all of you are fine. आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं हम उसे कहते हैं एनजाइटी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मेडिसिन एग्ज़ाम, क्योंकि कोई ना कोई आपको क्वेश्चन एनजाइटी या डिप्रेशन में से आता ही आता है. सबसे पहले हम एनजाइटी के बारे में आज जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम पहले एक टॉपिक वाइज समझते हैं. एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू लेंगे हम इसके बारे में. पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, एज वेल एज साइकेट्री पढ़ेंगे. आज की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि व्हाट इज़ एनजाइटी, डिफाइन करेंगे हम उसे, अंडरस्टैंड न्यूरोबायोलॉजी. फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे साइकोलॉजिकल मॉडल, डायग्नोज एनजाइटी डिसऑर्डर्स. फिर उसके बाद हम रिव्यू करेंगे कि फार्माकोथेरेपी एज वेल एज साइकोथेरेपी क्या होती है उसके बीच में. डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन. सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल वर्सेस पैथोलॉजिकल एनजाइटी. यू नो व्हाट इज़ नॉर्मल एनजाइटी. एग्जामिनेशन हॉल में आप सब लोग जब पहले पेपर को देने के लिए बैठते हैं स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रेसिंग हार्ट बीट होती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल एनजाइटी. एनजाइटी को अगर आप समझ सकते हैं ना, तो एक ये हम चार्ट तरीके से अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अपनी पेन पेंसिल नहीं है. तो नॉर्मल एनजाइटी क्या होती है, जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी एनजाइटी बढ़ती है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है. बट उसका एक पीक आता है. जैसे आप एक पीक पॉइंट की ज़्यादा एनजाइटी जाए ना, तो परफॉर्मेंस आपकी गिर जाती है. उसके बाद आता है GAD, जिसको हम कहते हैं जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर. अब आपको मैं GAD के बारे में क्या बताता हूँ. कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको ना डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में भी क्या होता है कि एनजाइटी के सिम्टम्स फील होते रहते हैं, खाना खाने से पहले, चलते टाइम, सोते टाइम वगैरह वगैरह. पैनिक डिसऑर्डर. हाँ, पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है कि ये ना एनजाइटी होती है बट किसी किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में होती है, जब इंसान पैनिक कर जाता है. लाइक वॉट, बहुत ज़्यादा स्टैम्पीड हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग चल रहे हैं कहीं पे, तो इंसान को पैनिक अटैक्स आ सकते हैं. इसके अलावा कोई ना कोई एक ट्रिगर बनता है इंसान को जो ना उस चीज़ को ट्रिगर करता है, पैनिक मोड बॉडी को ऑन करता है. फिर इसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक फोबियाज. लाइक देखिए, मुझे तो ना क्लॉस्ट्रोफोबिया है स्पेसिफिकली. तो मेरी बॉडी क्या करती है, एक एनजाइटी का रिस्पॉन्स देती है जब मैं किसी बंद कमरे में जाता हूँ. फिर उसके बाद आता है सोशल एनजाइटी. व्हाट इज सोशल एनजाइटी, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एनजाइटी. आजकल की जनजी है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा फेस करती है सोशल एनजाइटी को. तो अब आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा. उसके बाद आता है एगोराफोबिया. अब इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता, और वैसे मुझे पता है, बट ये चीज़ ना मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ. आप ही मुझे लास्ट में लिखना कि इसका क्या मतलब होता है. बट पिन कमेंट में इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है. एपिडेमोलॉजी एज वेल एज रिस्क फैक्टर. इसको डिस्कस करने से पहले ना मैं तुम्हें पहले एक चीज़ बताता हूँ यार. जो एनजाइटी होती है ना, एनजाइटी कुछ डिजीज़ नहीं होती है. अगर आप ध्यान से देखा जाए कि कोई ऑर्गन फेल हो रहा है या कुछ हो रहा है या आपको कुछ बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है यार. एनजाइटी क्या होता है कि हमारी जो नेचुरल बॉडी है ना, उसका एक मैकेनिज़्म होता है प्रोटेक्ट करने का. जैसे कॉर्टिज़ोल हाई होता है ना, तो बॉडी में ना क्या होता है कि आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ना, वो HP एक्सिस को पुश करते हैं कि एड्रेनलिन निकाले. जैसे एड्रेनलिन निकलता है, आपके सारे रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं बॉडी में. अल्फा एज वेल एज बीटा रिसेप्टर सब स्टिमुलेट होते हैं. आपको पता है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, इन चारों रिसेप्टर्स के हमारे एड्रेनलिन फंक्शन करता है. तो इस कारण क्या होता है कि बॉडी आ जाती है फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर अंदर. जैसे फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर अंदर हमारी बॉडी आती है ना, तो फिर बॉडी को क्या लगता है कि यार यस, अब मुझे फ़ाइट करनी पड़ेगी मुझे अपने सर्वाइवल के लिए. बट ये जो चीज़ होती है ना, हाइपोथेटिकली हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ फेक. तो इस चीज़ के कारण हमें एनजाइटी फेस होती है. अब तुम सोच लो यार, तुम्हारी लड़ाई नहीं हो रही, तुम कहीं दौड़ नहीं पा रहे हो, और आपका फाइट और फ्लाइट हार्मोन निकल जाता है कि नॉर्मल सी सिचुएशन में, जैसे आप क्लास में बैठे हुए, हार्ट बीट तेज़ हो गई या कुछ हो गया, अब तुम अपनी बॉडी को तो नहीं हिला सकते. उस टाइम तुम्हें चक्कर जैसा फील होगा, कुछ फील होगा कि क्या डर है या क्या है. समझे अब आप लोग. हम आगे देखते हैं एपिडेमियोलॉजी एज वेल एज रिस्क फैक्टर. जेनेटिकल हो सकता है ये. हाँ, फीमेल्स में जो ये चीज़ है ना, इसकी इंसिडेंस वो मेल से ज़्यादा पाया जाता है. स्ट्रेस एंड ट्रॉमा मेडिकल स्टूडेंट्स में काफ़ी कॉमन है. मेडिकल इलनेस, हाँ कई बार मेडिकल इलनेस होती है, इंसान को गैस्ट्रिक होता है, कुछ होता है, तो बंदे को लगता है पता नहीं, उसी की सोचों में रहता है कि यार क्या हो गया क्या हो गया. उससे वो ये चीज़ बीमारी डेवलप कर लेते हैं. सब्सटेंस यूज़, जो लोग नशे वशे करते हैं, जिसको आपको पता है कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, उनमें ये चीज़ के जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा पाया जाता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सिगरेट्स पीते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है. एक स्टडी मैंने पढ़ी थी थोड़े समय पहले, उसमें जो टबैको यूज़र्स हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस का हाई पाया गया. न्यूरो एनाटमी, अब इसमें क्या बताऊँ आपको. एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, लोकस, सेरियुलस, इन सब का एक ना मिला जुला कॉम्प्लेक्स बनता है जो हमारी बॉडी को तो मतलब ये रिस्पॉन्स देता है कि अब आपको
HP एक्सिस को एक्टिवेट करके आगे स्ट्रेस हार्मोन्स निकालना, उसके बाद फिर हम लोग मतलब फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। एमिगडाला ये ना बहुत प्यारी चीज़ है हमारे ब्रेन की, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस हमारे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है, हमें बताता है अच्छा क्या है बुरा क्या। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हम लोग थिंकिंग करते हैं। लोकस सेरिबेलस इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। अब पैथोसाइकोफिजियोलॉजी में आ जाते हैं। आई एम सो सॉरी, पैथोफिजियोलॉजी। अब HP एक्सिस की एक्टिवेशन हो जाती है, इसमें इंक्रीज नॉर एड्रेनलिन बढ़ जाता है, डिक्रीज गाबा इनिबिशन हो जाती है, 5-HT डिसरेगुलेशन हो जाती है, ग्लूटामेट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अब देखो एनजाइटी में क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन ना काफ़ी फास्ट काम करना शुरू कर देता है। उसमें क्या होता है फास्ट काम करेगा तो तुम्हारी बॉडी को क्या होगा, मल्टीपल थॉट्स आएंगे, दिमाग किसी चीज़ पे ना फोकस ऑन नहीं कर पाएगा, फिर बंदे को डर लगने लग पड़ेगा क्योंकि कोई चीज़ भी अपने दिमाग में मतलब सोच नहीं पा रहा है, थिंक नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, उसके कारण बॉडी को लगेगा कि यार इट्स सर्वाइवल मोड ऑन करेगी, फिर सारी चीज़ें होंगी। नॉर एड्रेनलिन आ गया है, नॉर एड्रेनलिन आपको पता ही है क्या करेगा बॉडी में, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। अब डिक्रीज गाबा इनिबिशन, अब देखो गाबा की जो इनिबिशन है वो कम होगी। गाबा क्या करता है, स्लो डाउन करता है। एंड ग्लूटामेट की इन्वॉल्वमेंट, ग्लूटामेट इंक्रीज़ हो जाता है। 5-HT डिसरेगुलेशन, सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। फिर क्या होगा बॉडी को, बॉडी ऑब्वियसली फाइट और फ्लाइट हार्मोन में चली जाएगी। फिर अब हम ना साइकोलॉजिकल मॉडल्स पे आते हैं। साइकोलॉजिकल मॉडल्स पे ना हम लोग कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पेशेंट को बुलाएंगे अपने पास, उसको बोलेंगे यार ये जो चीज़ जिससे तू डर रहा है ना ये कोई रियलिटी नहीं है, तेरे ब्रेन ने एक फेक साइनेरियो को ना ओरिजिनल चीज़ मान ली हुई है। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें हो रही है। उसके हम बिहेवियरल कंडीशंस करेंगे लाइक वॉट, अगर कोई इंसान क्लॉस्ट्रोफोबिक है पहले हम उसको बड़े कमरे बंद करेंगे, फिर उसको और छोटे कमरे बंद करेंगे, धीरे धीरे हम उसको लिफ्ट की तरफ जाएंगे। अब साइकोडायनामिक कंसेप्ट्स में हम उसको बता सकते हैं कि यार देख जो तेरा ब्रेन तुझे चीज़ें समझा रहा है ना ये सब रियलिटी तो नहीं है, ठीक है ना। अब हम उसको रियलिटी बतानी पड़ेगी ना, धीरे धीरे उसको एडजस्ट कराना पड़ेगा, उसको हेल्प करना पड़ेगा। अगर बाई चांस उसको पैनिक अटैक आते हैं उसकी पाम्स को रब करना पड़ेगा, उसको डीप ब्रीथिंग बतानी पड़ेगी, और उसके बाद धीरे 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 करके उसको एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। फिर अब हम क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। साइकिक सिम्टम्स क्या होगा कि इंसान अगर कुछ चीज़ कर रहा है उसको करता रहेगा, लाइक वो पेन को हिलाता रहेगा, बेवजह हवा में कुछ ना कुछ लिखता रहेगा, थंब को ऊपर नीचे करता रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा। ऑटोनॉमिक सिस्टम्स कई बार क्या होता है कि यार बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं ना, और अल्फ़ा भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाएगा एक पेशेंट के अंदर, हार्ट बीट बहुत तेज़ तेज़ भागेगी। सोमेटिक सिम्टम्स कई बार क्या होता है, पेशेंट को स्वेटिंग इंक्रीज़ हो जाती है, बिहेवियरल चेंजेस, पेशेंट डरना शुरू हो जाता है इस बीमारी के अंदर कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। डायग्नोसिस या DSM-5 क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं आप, GAD-7 कर सकते हैं, रूल आउट मेडिकल कॉजेज़, बट मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग रूल आउट करते हैं ना वो इंसान के बिहेवियर से देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखता तो पता चल जाता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अगर कई बार क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, थायराइड बढ़ेगा तो बॉडी के बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस नेचुरल जो साइकिल है हार्मोन्स के बढ़ जाएंगे। एरिदमियास, हाँ कई बार क्या होता है हार्ट की बीट स्किप हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, उसमें भी हो सकता है। फायोक्रोमोसाइटोमा, एड्रिनल हार्मोन्स उनकी रिलीज बढ़ सकता है। सब्सटेंस विड्रॉल, हाँ ये बहुत सारा कॉमन होता है अल्कोहल विड्रॉल के साथ, टोबैको विड्रॉल के साथ, एंड और भी साइकोट्रोपिक हार्मोन्स के साथ साथ। फार्माकोलॉजी, SSRI देंगे, SNRI देंगे, बुस्पिरॉन देंगे, बेंजोडाइफिन्स देंगे, हाइड्रोक्सीजीन देंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे लाइक प्रोपेनॉल। SSRI हम मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर करते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें से आप सबसे जो चीज़ याद रखेंगे, जो मोस्ट पोटेंट वन ऑफ द ड्रग्स एंड मोस्ट फिजिबल ड्रग भी है जो हम यूज़ करते हैं अभी तक के टाइम पे, तो वो जो चीज़ है वो है एसिटाइलोप्रोम ऑक्सीलेट। फिर प्रोक्सीडीन भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। SNRI हम एडवांस स्टेजेस में देते हैं, बुस्पिरॉन के एडवांस स्टेजेस पे देते हैं, बेंजोडाइफिन्स। हाँ अब मेरी बात सुनिए, बेंजोडाइफिन लाइक क्लोनाजिपाम, अल्प्रोजोलाम, एट्यूजोलाम एट्सेट्रा एट्सेट्रा का क्या होता है फंक्शन, ये ना बहुत जल्दी अपने इफेक्ट शो करते हैं स्टार्टिंग के डेज में, बट इन पे ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी इनकी टॉलरेंस आ जाती है, तो अब हम पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को ना स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म यूसेज के लिए ना बेंजोडाइफिन्स देते हैं।
बेंजोडाइफिन के साथ कई बार हम बीटा ब्लॉकर्स भी कंबाइन करते हैं। जब बेंजोडाइफिन और बीटा ब्लॉकर कंबाइन करते हैं तब बॉडी को सोमेटिक एज वेल एज ऑटोनॉमिक जो सिम्टम्स हैं उनमें फ़र्क पड़ता है। एंड लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हम SSRI कोई लगा देते हैं, लाइक एसिटाइलोप्रॉम ऑक्सैलेट। अब साइकोथेरेपी में आते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देंगे, एक्सपोजर थेरेपी देंगे, रिलैक्सेशन देंगे, माइंडफुलनेस देंगे। इसके अलावा ना यार 4-6-8 ब्रीदिंग टेक्निक भी होती है। 4 सेकेंड इनहेल, 6 सेकेंड होल्ड एंड 8 सेकेंड एक्सेल, ये भी देते हैं जिससे हमारा वेगस स्टिमुलेट होती है। हमारा मेन फंक्शन क्या है सारी थेरेपीज़ देने का, कि हमारी वेगस स्टिमुलेट हो। जितनी ज़्यादा वेगस स्टिमुलेट होगी उतना ज़्यादा हमारे गाबा रिसेप्टर्स निकलेंगे। जितने ज़्यादा गाबा रिसेप्टर्स निकलेंगे ना उतनी ही ज़्यादा हमें माइंड की रिलैक्सेशन मिलेगी और हम इस जो डिजीज़ है इससे बाहर आ पाएंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पेशेंट को समझाएंगे क्या क्या करना है, ये तो आपको पता चल गया। एक्सपोजर थेरेपी धीरे धीरे जिस चीज़ को उनको फोबिया डर है उसमें एक्सपोज करें। रिलैक्सेशन रिलैक्स करें, उनको बोले मसल रिलैक्स करें, अपना सिटिंग पोस्चर वैसे रखें कि आप रिलैक्स मोड में रहें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यार मेडिटेशन इज़ व्हाट अ थिंग। हमारे जो इंडियन आयुर्वेद है ना, योगा है, पुराने समय की जो भी हमारी टेक्निक्स है ना, इट्स माइंड ब्लोइंग। मेडिटेशन तो आज के समय पे आप वरदान ही मान लो जो हमें दिया गया है हमारे पूर्वजों के तौर पे। एंशंट मेडिसिन है ना जो इंडिया की, वॉज वन ऑफ द बेस्ट। मुझे तो ये भी लगता है कि योगा इज़ लाइक यू नो एक मतलब बून है इंडिया के लिए, लाइक एक आशीर्वाद दिया गया है इंडिया के लिए हमारे पूर्वजों के तौर पे। मैं ना डॉक्टर नारायणा मूर्ति जी की ना एक वीडियो देख रहा था, शायद ANI पे थी। उन्होंने भी एक चीज़ कही कि आई हैव बीन इनटू मार्शल आर्ट्स एज वेल एज इनटू द जिम, बट उनको जो जॉइंट में पेन होती थी, नी में पेन होती थी, वो योगा करने से नहीं हुई। तो आप खुद सोचो कि योगा कितना ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, और हमारी एंशियंट इंडिया ने कितनी अच्छी मेडिसिन हमें दी जो हम सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट से। आई थिंक कि जो भी मुझे सुन रहा है यहाँ पे सबको योगा प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी अपनी लाइफ में। वॉट अ थिंग यार। मैं योगा प्रैक्टिस करना शुरू हुआ धीरे धीरे। अब मुझे नहीं पता मैं कितना भी सक्सेसफुल होता हूँ कि नहीं होता हूँ, बट हाँ, बट मुझे ये है कि योगा करने में मज़ा बहुत आता है, माइंड भी रिलैक्स रहता है एंड हर एक चीज़ हो जाती है। अब ये सब कोई मत कहना कि जिनके साथ कंपेयर कर रहे हैं ये वो, सबकी अपनी अपनी नीच है, सब अपनी अपनी चीज़ कर सकते हैं। चलिए बहुत बातें होगी साइकोथेरेपी में, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाइफस्टाइल, यस लाइफस्टाइल देखना। अब हमने पेशेंट को कहना स्लीप अच्छी लें, एक्सरसाइज करें, न्यूट्रिशन अच्छी लें, अवॉइड कैफीन एंड निकोटीन एंड स्ट्रेस रिडक्शन। देखिए यार, स्लीप जो है ना हमें 7 to 8 आवर्स तो लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक रिसेंट स्टडी हुई थी कि जो पेशेंट्स एनजाइटी या डिप्रेशन की एक्सरसाइज कर रहे थे ना उनकी बॉडी में सेरोटोनिन बढ़ा। अब सेरोटोनिन क्या होता है? सेरोटोनिन न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है, जिसके कारण हम लोग फील गुड हार्मोन रिलीज़ होते हैं और हम अच्छा फील करते हैं। न्यूट्रिशन, खाना खाएं, 3 टाइम का खाना ज़रूर खाएं। मुझे भी बीच में ना GAD के सिम्टम्स आए थे, मैंने खाना खाना छोड़ दिया था, बट हाँ आई थिंक न्यूट्रिशन हैज़ अ वेरी गुड रोल टू प्ले आउट। अवॉइड कैफ़ीन, हाँ कैफ़ीन इन पेशेंट्स को ना कम करनी चाहिए, निकोटीन तो टोटली ही अवॉइड कर देनी चाहिए। एंड स्ट्रेस की रिडक्शन करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और, आजकल ना मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट के टैबलेट्स आती हैं। मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट अगर आप कंज्यूम करोगे ना, आप खुद देखना आपका जो ब्रेन है ना काफ़ी रिलैक्स एंड काम रहेगा। इट्स अ सप्लीमेंट, हम उसका एज अ दवाई की तरह यूज़ तो नहीं कर सकते हैं, बट सप्लीमेंट है। डे टू डे अगर कभी कभी पेशेंट को मतलब रिलैक्स करना है, अपने माइंड को, स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, देन दे कैन टेक दैट मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट। केस डिस्कशन, क्लिनिकल विजन एंड डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। हाँ, अब यहाँ पे केस तो नहीं है, केस अब मैं आपको एक देता हूँ। एक आपके पास 26 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आता है, रनिंग हार्ट बीट, उसको लगता है उसको हार्ट अटैक आता है, बट एज लॉन्ग एज हम जैसे उसकी ECG करते हैं उसको कोई हार्ट बीट, मतलब अगर हम देखते हैं ECG में कोई भी हमें डिफॉर्मिटी नहीं दिखती है। अब वो पेशेंट हम देख रहे हैं स्मेल आ रही है कि ना उसने स्मोक किया है। जब हम उससे पूछते हैं कि उसने स्मोक किया, वो कहता है हाँ यस मैंने स्मोकिंग की हुई है। एंड मैंने उससे पूछा कि अगर लास्ट टाइम उसने कब की, तो वो कहता सर मैंने 3 days पहले की थी। ऑब्वियसली उसको एक विथड्रॉल सिम्टम आ रहा है। उसकी मैनेजमेंट क्या होगी? उसको शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए ना हम बेंजोडाइफिन दे सकते हैं, लाइक व्हाट क्लोनाजिपाम 0.25 mg। हम उसको वो 7 to 8 days के लिए देते हैं, फिर उसके बाद हम उसके साथ उसको SNRI में एसिटाइलोप्रॉम ऑक्सलेट लगा देते हैं
10 mg या 5 mg, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स में ना बहुत जल्दी बॉडी क्योर कर लेती है। इट्स लाइक 3 to 6 मंथ का कोर्स करना, इतनी ज़्यादा भी नहीं देनी है हमने कि हमें बाद में वो छुड़ाते हुए प्रॉब्लम आए और उसकी बॉडी को भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एज़ यू नो, मेडिसिन में हर एक मेडिसिन है तो फार्मेकोलॉजिकल ड्रग है, उसकी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होती है। एज अ डॉक्टर अब आपको ये चीज़ देखनी है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसी है उस ड्रग की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। समरी, चलो लेक्चर अब हमारा ख़त्म हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। आई एम सो सॉरी अगर मैं आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, बट मैं और भी ज़्यादा वीडियोस इसकी अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग हेयर एंड थैंक्स अ लॉट। एंड यहाँ पे अब हम देखते हैं रेफरेंसेस, जहाँ जहाँ से हमने ली थी, तो आपको ये सारी रेफरेंस बुक के बारे में हमने लिख दिया है। थैंक यू।